10th क्लास सोशल में, ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे संसाधन वाला। उसमें कल हमने उत्पत्ति के आधार पर संसाधन पढ़ लिए थे, जो जैव संसाधन और अजैव संसाधन थे। आज हम पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधन, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन में देखते हैं वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कि ऐसे संसाधन नवीकरण योग्य नाम से स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जो रिन्यूएबल है, वापस उसको बनाया जा सकता है, वो सारे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है, चाहे वो भौतिक है, चाहे रासायनिक है, या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसको नवीकृत किया जा सकता है। इन संसाधनों को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा गया है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन, ये सारे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन हैं। दूसरा बिंदु आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन में इनको दोबारा से जल्दी ही वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या वापस प्राप्त करने में इनको एक बड़ा लंबा समय लग जाता है। जैसे खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इन संसाधनों को वापस प्राप्त करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लाखों वर्ष इनको लग जाते हैं। कुछ धातु ऐसी होती है जिनको पुनः चक्रीय हैं, लेकिन बहुत से जीवाश्म ईंधन ऐसे होते हैं जो अचक्रीय है। इनको एक बार प्रयोग में लेने के बाद अगर ये खत्म हो जाते हैं तो इनको वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला बिंदु आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। यानी इससे पहले हमने क्या पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन दो भागों में बांटा था। उससे पहले हमने अभी अनवीकरण और नवीकरण योग्य संसाधन पढ़ लिए समाप्यता के आधार पर, और अब पढ़ रहे हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन में पहला बिंदु आता है व्यक्तिगत संसाधन। ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। पहला बिंदु हम पढ़ रहे हैं इसका, फर्स्ट चार भागों में बांटा गया है इसको। पहला बिंदु है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत जो संसाधन है वो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। जैसे किसानों के पास निजी भूमि है, या किसी भी व्यक्ति के पास उसकी जो निजी भूमि है उसका वो स्वामी है। तो ये सारे जो संसाधन हैं वो व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बिंदु आता है इसमें वो आएगा आपके सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन में ये संसाधन समुदाय के होते हैं। समुदाय से शब्द बना हुआ है सामुदायिक, यानी इस पर बहुत सारे जो समुदाय है उस गांव के या उस शहर के या उस जगह के, उन सभी का अधिकार होता है। जैसे जो शमशान भूमि है, तालाब है, ये सारे नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क वगैरह है, पिकनिक स्थल है, खेल मैदान है, और वहाँ रहने वाले जो सभी लोग हैं उनका अधिकार सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों पर होता है। अगला बिंदु पढ़ते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, यानी उन पर सरकार का अधिकार है। देश में कोई भी वो संसाधन, कोई भी खनिज को कहीं भी निकले उस पर सरकार का अधिकार होता है। हमने देखा है कि किस तरह, जैसे सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइनें हैं, ये व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों और जगहों पर बनी हुई होती है, यानी इनको मना नहीं कर सकते हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का, यानी वो कोई भी पुल बनाना है उसको, सड़कें बनानी है उसको, तो वो भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। यानी जो उस भूमि का मालिक है उससे वो भूमि ले सकती है, उसको उसका जो भी गवर्नमेंट रेट है उस पर उसका पैसा दे दिया जाता है। इसके अलावा एक बिंदु और आता है कि जो स्थल भाग है वहाँ तो अधिकार है ही सरकार का, उसके अलावा जो जल संसाधन है, यानी जो समुद्र वगैरह है, उनमें 12 समुद्री मील तक, यानी 22.2 किलोमीटर क्षेत्र तक महासागरीय जो क्षेत्र है उनमें जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो भी राष्ट्र की संपदा माने गए हैं। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में एक शब्द आता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अलग से भी ये प्रश्न आ सकता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र उसे कहा जाता है खुले महासागर में जो संसाधन मिलता है उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। यानी वो जो दूरी है वो
तटरेखा से, किसी भी देश की जो तटरेखा है उसके 200 समुद्री मील की दूरी, 200 समुद्री मील की दूरी में अगर कोई संसाधन मिलता है तो उस पर उस देश का अधिकार होगा। जैसे हम हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं, भारत हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, तो हिंद महासागर से 200 मील की जो दूरी है, समुद्री मील की जो दूरी है, उसमें जो कोई संसाधन अगर हमें मिलता है तो उसका अधिकार भारत का हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई संसाधन मिलता है तो उस पर अधिकार किसी एक देश का नहीं होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर सभी देशों का अधिकार होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उस संसाधनों को हम प्रयोग नहीं ले सकते हैं। यानी देखो लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि अपवर्जक क्षेत्र, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र हिंद महासागर की तलहटी से हमें मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि जो हिंद महासागर है उसकी जो 200 समुद्री मील है वहाँ तक भारत का अधिकार है। उसके बाद जो है कोई भी अगर संसाधन मिलता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आ जाता है। अगला बिंदु आता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन में पहला बिंदु आता है संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी संभावी संसाधन से मतलब क्या हो गया, विकास के स्तर के आधार पर पहला कौन सा है, संभावी संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग अभी नहीं किया गया है, आने वाले समय में उनका प्रयोग करने की संभावना है, अभी उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। अगला बिंदु आता है संभावी संसाधन के बाद में विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर किया, यानी उनका हम विकसित संसाधन का मतलब ये हुआ कि वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसको खनन करने के लिए हमारे पास जो प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, वो उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें विकसित संसाधन में आती हैं। यानी विकसित संसाधनों का उपयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं और संभावित संसाधन का उपयोग हम आने वाले समय में करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आती है।